मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, ओके, और थोड़े से टेंशन में भी होंगे। नीट का एग्जाम आने वाला है, ओके। चलिए, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और आज हम बात करेंगे एक बेसिक टॉपिक के बारे में। बेटा, बेसिक टॉपिक क्या है? 12th क्लास में आपके 16 चैप्टर्स हैं। जो बच्चे 12th क्लास का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, चाहे से वो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हों या फिर वो नीट के लिए पढ़ रहे हों, ये हमारा चैनल और हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ब्लिसफुल और अमेजिंग होने वाले हैं। क्यों? इसका रीज़न है कि यहाँ आपको एक एक चीज़ बेसिक से समझ में आएगी। यस, ये जो वीडियोस हैं बेटा, इनमें दो तरह के कॉम्बिनेशन हमने दिए हैं, ओके बच्चों को, जो आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। वीडियो पहले तो सबसे अच्छे इन द सेंस कि आज की जो डिमांड है विजुअलाइज फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे, जहां पर आप बेहतरीन पीपीटी की फॉर्म में अच्छे कॉन्सेप्ट को समझोगे। और एक बेनिफिट ये बेटा, कई बच्चों की समस्या होती है कि सर इतना ज़्यादा सिलेबस है, याद कैसे रखें, याद कैसे करें इस सब चीज़ों को। तो बेटा, विजुअल फॉर्म का एक अच्छा और असरदार कह सकते हो बेनिफिट ये होता है कि चीज़ें आपको यहीं समझ में आ जाएंगी और यहीं आप याद रखोगे। तो पिक्चर्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पे, और आपको आई थिंक पिक्चर से सब कुछ समझ में और क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात है बेटा? तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे, ठीक है, कि आप वीडियो को पूरा देखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं एज अ डिस्क्लेमर भी कहना चाहूंगा आपको, कि जब भी आप जीसी स्क्वायर मेंटोर्स पे आएं या किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएं पढ़ाई करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या कोई अच्छा बेनिफिशियल वीडियो आप देख रहे हैं, आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें। अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठेंगे, नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको समझ में नहीं आएगा, या अगले दिन आप कि जो मेहनत आपने YouTube पे वीडियोस देख के लगाई थी उस पे पानी आप खुद फेर चुके होंगे। तो ये डिस्क्लेमर है, कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठ जाना, ठीक है बेटा? बैठ गए हो क्या? ले ली क्या कॉपी और पेन आपने? नहीं ली तो ज़रूर ले लेना, ओके, ठीक। देखो, इसको ऐसा समझो बेटा कि कोई योद्धा है, कोई वॉरियर है, ठीक है? तो वो वॉरियर क्या कर रहा है? वो वॉरियर बिना अपने अस्त्र और शस्त्र के कहीं युद्ध लड़ने नहीं जाता, ठीक है बेटा? तो वैसे ही आप हो, तो आपका जो अस्त्र और शस्त्र है वो क्या है? आपके कॉपी और पेन, आपके नोट्स मेकिंग, ठीक है, वो आप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट आइकॉनिक कह सकते हो इस चीज़ को आप कि मोस्ट आइकॉनिक यूनिट अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो पीपीटी है उसको ओपन कर लेता हूं, ऑलराइट। फिर मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही बेहतरीन दुनिया के अंदर। बेटा, क्या बोलते हैं, चलेंगे आप इस बेहतरीन दुनिया के अंदर? जी हाँ, हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके बेटा, ठीक है। तो हमारा पीपीटी स्टार्ट हो चुका है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास, ऑलराइट। ध्यान रखें आप 12th क्लास के बारे में। और पहला जो यूनिट है वो यूनिट कौन सा बेटा? उसको बोलेंगे अपन रिप्रोडक्शन। कौन सा यूनिट है बेटा? पहला जो आपका यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। कौन सा यूनिट है बेटा आपका? रिप्रोडक्शन यूनिट है। क्लियर बात? थोड़ा सा फॉन्ट अपन बड़ा करेंगे, 22-3, ठीक है, ओके बेटा। देखिए, तो 12th क्लास का पहला यूनिट है और हम इसको कह सकते हैं मोस्ट आइकॉनिक यूनिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट पढ़ने वाले हैं बेटा जो सबसे ज़्यादा बेसिक्स इसी के अंदर देखने को मिलेंगे बेटा, ओके। देखो, एनसीईआरटी ने जो सिलेबस आपको दिया है वो बड़े ही सोच और बूझ के साथ बनाया गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग बेस्ड है, बहुत ही कंप्लीटली एक ऐसा सिलेबस आपको दिया गया है जहाँ पर आप पहले चैप्टर से ही पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते जाएगी, ठीक है? क्या बेटा? कॉन्सेप्ट आपके बनते जाएंगे। और यही एक चीज़ होती है बेटा कि जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट बनाना आता है वो बच्चा कहीं नहीं रुकता। किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो, वो हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है बेटा। क्या कर सकता है? उसको अटेम्प्ट कर सकता है। और आप भी चाहते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, तो ये बेहद ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? चलिए, देख रहे हैं
देखिए, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे आज, काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहले इस यूनिट के बारे में समझ लेते हैं, यूनिट क्या है। तो इस यूनिट में बेटा हम बात करेंगे बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट ना। तो अब पहला जो चैप्टर है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम रिप्रोडक्शन के मेथड्स को स्टडी करेंगे कि भाई सेक्सुअल क्या है, असेक्सुअल क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे बेटा, जिसमें हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में जो कि कंप्लीटली प्लांट्स पे बेस्ड है। फिर थर्ड चैप्टर जो वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम समझेंगे हमारे अंदर कैसे सिस्टम्स हैं, किस तरह से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वर्क करता है, कैसे हमारे अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, किस तरह से एक बेबी का डेवलपमेंट होगा, यानी एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ेंगे। ऑलराइट। फिर फोर्थ जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकर हम हमारे सोसाइटी, हमारी कंट्री को और ज़्यादा डेवलप बना सकते हैं। ऑलराइट बेटा, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चलेंगे चैप्टर के इस यूनिट के अंदर। ऑलराइट ना बेटा। थोड़ा पानी पीना चाहिए मुझे, आई थिंक ऐसा लग रहा है। ओके चलिए, खैर पानी पियेंगे अभी थोड़ी देर में, इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं। तो चलिए बेटा, तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छा सा इमेज आपको दिख रहा है, और ये जो है वो बेसिकली किसका इमेज है, फ्लावर का इमेज है। ठीक है, ध्यान रखना आप ये, तो आगे सब समझ में आएगा आपको। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो पहले अपन चलते हैं चैप्टर के बारे में। तो जो आपकी यूनिट है बेटा, इस यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट जो है, इस यूनिट में 4 चैप्टर आपके पास में आते हैं। अगर बोर्ड के हिसाब से बात करो ना बेटा, कि जो सीबीएसई हमारा बोर्ड होता है, क्या बेटा, सीबीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आप यूँ समझो बेटा कम से कम 20 मार्क्स ये रखेगा आपके। ओके और नीट के हिसाब से बात करें तो नीट के हिसाब से भी अप्रोक्सीमेटली यूँ मान के चलो बेटा 12 to 13 मार्क्स। ओके ऊपर नीचे हो सकता है 2-5 नंबर, ठीक है, बट मेजर यही है बेटा। तो नीट के अंदर इतना वेटेज आपका ये रखता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए पहला चैप्टर बात करते हैं बेटा। पहला चैप्टर किस बारे में होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑर्गेनिज्म की जब भी बात होगी ना, अब आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म मतलब क्या। जिसके पास में लाइफ है उसको अपन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हो, समझ में आ रही है कहानी आपको। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा ऑर्गेनिज्म। तो जब भी इस पूरे सेशन के अंदर या जब भी मैं बायोलॉजी का जिक्र करूं तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनिज्म को लेके, कि ऑर्गेनिज्म में भी, ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है बेटा, ऑर्गेनिज्म आपका माइक्रोब्स हो सकता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया की बात चल रही होगी। ओके मे बी ये आपका प्लांट्स होगा, ठीक है, एंड मे बी ये आपका एनिमल्स हो सकता है बेटा। तो जब भी पूरी बायोलॉजी के अंदर ये कहानी समझ में आए ऑर्गेनिज्म की, तो आप समझ जाना कि इनमें से किसी की भी बात कर सकते हैं सर। ऑलराइट ना, ऑलराइट बेटा, हाँ ना तो बोल दिया करो यार, ठीक है। अब आगे सुनना सेकंड चैप्टर। अच्छा पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहला जो चैप्टर है, खैर अपन इस चैप्टर इस आज के सेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेसिक। क्या बेटा, बेसिक। बेसिक आई थिंक आप जानते होंगे। बेसिक मतलब यहां पर मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, जो चीजें, जो टॉपिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 2 में काम आएंगे, आपको चैप्टर नंबर 3 में काम आएंगे, आपको चैप्टर नंबर 4 में काम आएंगे, आपको चैप्टर नंबर 5 में काम आएंगे, या मैं कहूं कि पूरी बायोलॉजी के जो 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर जो हैं, सब में काम आएंगे। तो होप, मैं उम्मीद करता हूं आपसे, आई होप कि आप बड़े इत्मीनान से, बड़े अटेंटिव तरीके से इस लेक्चर को रिसीव करेंगे और नोट जरूर बनाएंगे। क्लियर बात बेटा। चलिए बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन किस में देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो सेकंड चैप्टर आपका होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होते हैं, ध्यान देंगे बेटा, एंजियोस्पर्म जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, जो कि सबसे हाई डेवलप प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स आपने पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर कि सर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बेटा, तो यहां पर सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या मिलेंगे आपको, फ्लावर्स मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको डिटेल से अपन चैप्टर नंबर
3 के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे। अगला आता है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। किसके बारे में बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम हमारे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं उनको डिजीज फ्री रख सकते हैं। ऑलराइट बेटा, उनको क्लियर रख सकते हैं एक तरीके से, या उनको किसी भी तरह के माइक्रोब्स के कंटामिनेशन से बचा सकते हैं। क्लियर बात? वहां पर मैं डिफरेंट मेथड्स आपको सिखाऊंगा, वहां पर अपन IVF के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो सब कुछ मिलेगा आपको बड़े डिटेल्स के अंदर, और बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लियर बात है। बट इसमें मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज बताता हूं आपको। सबसे पहले बेसिक चीज क्या है बेटा? बेसिक चीज ये है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है, तो सबसे पहला एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बायोलॉजी बेटा। ऑलराइट ना, कई बार पूछते हैं, मैं भी कई बार पूछ लेता हूं बच्चों से कि चलो यार आप पढ़ तो रहे हो, बायोलॉजी का मतलब बता दो। ठीक है, तो कई बच्चे फैल जाते हैं कि यार सर मतलब पढ़ तो रहे हैं बट डिटेल में नहीं पता है। तो डिटेल में बता देंगे बेटा। बायो मीन्स तो क्या होता है? देखो लाइफ होता है, और लाइफ किसके पास में होती है बेटा? आपको पता, लाइफ होती है ऑर्गेनिज्म के पास में। और ऑर्गेनिज्म क्या है? मैंने आपको बताया है, माइक्रोब्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, और एनिमल्स हो सकते हैं। लॉजी मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या बेटा? टू स्टडी। तो यहाँ पर आप समझ जाए हम किसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसमें मिलने वाले टिश्यूज। ऑलराइट ना, तो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द लाइफ एंड अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात? चलिए, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो बायोलॉजी इज द एसेंस, इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी क्या होता है? आप कह सकते हो बायोलॉजी मतलब, बायोलॉजी मीन्स हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। किस तरह से अर्थ पे जीवन आया है, किस तरह से अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ऑलराइट, किस तरह से पहली बार इस धरती पे एक ऑर्गेनिज्म का आगमन हुआ है, किस तरह से उसकी एंट्री हुई है, ये सब कहाँ पढ़ोगे आप? ये सब पढ़ोगे आप बायोलॉजी के अंदर। क्लियर बात? ये आप किसी अदर सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते हैं इस चीज़ को, हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, आप हिंदी में नहीं पढ़ते हो। तो बायोलॉजी को इसलिए बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, कि किस तरह से लाइफ का ओरिजिन अर्थ पे हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री है, पहले कौन आया, बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किस तरह से आगे एवोल्यूशन चला। ऑलराइट बेटा, तो आगे बात करेंगे। देखिए, वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल। ठीक है, वाइल, जबकि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है कि वो बिना किसी फेलियर के, देखो जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। सही बेटा, यही कहानी ये कह रहा है कि जिसने जन्म लिया है, जिसका बर्थ हुआ है, वो उसकी डेथ तो फिक्स्ड है। डेथ इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जिसका जन्म हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, वो भी मरेगा। मैं आज, मेरी भी एक डेथ होगी, सबकी डेथ होगी, आपकी भी होगी, सभी की होती है डेथ, है ना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सब मरेंगे। ठीक है, स्पीसीज कंटिन्यू टू लाइव, आगे मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान देना आप। तो स्पीसीज, ऑलराइट बेटा, मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूँगा कि स्पीसीज कंटिन्यूटी टू लाइव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटेन और नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि फिर भी हर साल ये बात करें तो हर एक स्पीसीज, हर उसका एक ऑर्गेनिज्म आफ्टर सम टाइम जब भी उसका अपना लाइफ पूरा करेगा वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी स्पीसीज हमेशा कंटिन्यू रखती। जैसे सपोज दैट कि एक गुप्ता फैमिली थी, गुप्ता फैमिली में 2 लड़के थे। अब उनके जो फादर थे जिनका नाम था सोनू और मोनू। ठीक है, तो क्या नाम है? गुप्ता फैमिली थी एक, मान के चलो। ये हमारी कोई, एक सेकंड बेटा, चेंज करना पड़ेगा अपन को, ये चेंज करते हैं अपन, ये रखते हैं। ओके, तो हमारे पास में क्या बेटा, सपोज दैट गुप्ता कोई फैमिली थी। अब गुप्ता फैमिली में क्या है बेटा, कोई 2 बच्चे हैं, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू, तो सोनू मोनू दोनों भाई हैं। तो हुआ क्या, गुप्ता जी निकल गए, मतलब गुप्ता जी का हो गया देहांत, मर गए बेचारे गुप्ता जी। ओके, डेथ हो गई गुप्ता जी की। तो सोनू और मोनू क्या करेंगे? अब सोनू और मोनू की जिम्मेदारी है उनके गुप्ता परिवार को आगे बढ़ाने की। तो सोनू और मोनू की शादी होगी, बच्चे होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी, मतलब गुप्ता जो वंश है, जो गुप्ता जो सरनेम है, वो आगे चल तो रहा है ना। ऑलराइट ना, तो ये अपना
ये जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका एसेंस यही है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को आगे कंटिन्यू रखता है और अपना जो एग्जिस्टेंस है वो इस अर्थ पे बरकरार रखता है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो रिप्रोडक्शन बिकम वाइटल प्रोसेस, विदाउट स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ध्यान रखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा हाल ही के अंदर कि जो रिप्रोडक्शन है, क्या बेटा, जो रिप्रोडक्शन है, देखो रिप्रोडक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिप्रोडक्शन बिकम अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि रिप्रोडक्शन इज मस्ट नेसेसरी फॉर स्पीसीज कंटिन्यू, ठीक है, या स्पीसीज कंटिन्यूटी के लिए एक स्पीसीज लगातार वो अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करे रखे इस अर्थ पे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है क्या? क्या एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है क्या? मुझे बताएंगे आप बेटा। एक जो इंडिविजुअल होता है उसके लिए ज़रूरी है क्या? जैसे सपोज दैट आप हो, ओके, क्या नाम है आपका? हो सकता है आपका नाम पिंटू, चिंटू, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता आपका नाम, ठीक है, तो मान के चलता हूँ आपका नाम पिंटू है। तो पिंटू जी आप बताएंगे मुझे कि आप जो हैं, आपके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है क्या? आपकी स्पीसीज के लिए तो ज़रूरी है, इस बात को मैं यहाँ पर प्रूफ कर चुका हूँ, ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है पिंटू जी कि आप जो हैं, आपके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है क्या? क्या रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है क्या? चलो ठीक है पिंटू जी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, अब समझे इस बात को। देखो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि लाइफ प्रोसेस में ऐसे प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस, जिसके बिना ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर प्रोसेस का नाम लिख रहा हूँ। तो बेटा क्या होता है, जो लाइफ प्रोसेस हमारी होती है, क्या होती है बेटा, जो हमारी लाइफ प्रोसेस है, क्या बेटा, जो आपकी लाइफ प्रोसेस है। जैसे अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लो, क्या नहीं लो बेटा, आप न्यूट्रिशन नहीं लो, आप टपक जाओगे, मर जाओगे। मैं भी ऐसा ही होगा, सेम चीज़। सेकंड, अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करो तो फिर आप निकल जाओगे पतली गली से, मैं भी पतली गली से निकल जाऊंगा, ठीक है। सेकंड, अगर आपके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दे तो भी आप पतली गली से निकल जाओगे। अगली चीज़, अगर मैं आपके अंदर क्या बेटा, अगर मैं आपके अंदर एक्सक्रेशन बंद कर दूं तो भी आप पतली गली से निकल जाओगे। मतलब हमारी डेथ हो सकती है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन ऐसा होता है क्या कि सर आज तो मुझे रिप्रोडक्शन मिला नहीं, थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है? ऐसा तो नहीं है ना यार, होता है कैसा? कभी पापा को बोला है आपने कि पापा आज तो बहुत थका हूँ, रिप्रोडक्शन मिला नहीं मुझे, ओके तो अब मैं क्या करूँ पापा जी, अब मैं तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ? तो फिर ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो इस बात को समझेंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तभी तो लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा, डिवोटीज़ बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ओके, सेलिबेसी को फॉलो करते हैं। बट स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी के लिए चाहिए। हाँ, अगर किसी पर्सन को अपना वंश आगे बढ़ाना है, अपना सरनेम आगे लेके जाना है, तो रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू वो क्या करेगा, अपनी प्रोजेनी को फॉर्म करेगा और आगे उसकी प्रोजेनी आगे जाएगी, उसका सरनेम आगे जाएगा। क्या बोलते हो यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? अब बात करते हैं कि ईच इंडिविजुअल लीव इट्स प्रोजेनी बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, कुछ कहानी लिखी हुई है कि एवरी जो ऑर्गेनिज्म होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वो अपनी प्रोजेनी को पैदा जो करता है या अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास में दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो होता है उसको हम सेक्सुअल, ये रहा सेक्सुअल, और एक जो होता है उसको बोलते हैं अपन असेक्सुअल। असेक्सुअल सबसे प्रिमिटिव टाइप का होता है, कोई ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्स नहीं है, ठीक है। बट सेक्सुअल बहुत गजब का है और बहुत एडवांस लेवल का होता है। मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में सब आपको, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। आप इत्मीनान से लेक्चर्स देखें, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, पहली क्लास में सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल टू क्रिएशंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स। मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई दो स्पीसीज है, मान के चलो, एक स्पीसीज को अपन यहाँ समझते हैं, एक स्पीसीज मान के चलो ए है और एक स्पीसीज बी है। अब ये ए जो होती है वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, ओके, और एक जो बी होती है वो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।
तो एक बनता है AR मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बनता है SR मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो B होता है उसके पास में वेरिएशंस होते हैं बहुत गजब के बेटा, ओके उसके पास में क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे, तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो यही रीज़न है, ध्यान रखना बेटा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है वो ज़्यादा सर्वाइव करती है कंपेयर टू असेक्सुअल। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस चीज़ को अभी, ओके एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से कैसे होता है, क्या रीज़न है, वेरिएशंस क्या होते हैं, सब डिटेल से बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप समझेंगे क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास दो तरीके होते हैं ना, ओके दो तरीके क्या हैं भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म में हो सकता है जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिले, ओके बेटा क्या मिले यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिले। क्या कहानी क्लियर है क्या आपको? तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, ओके सही है ना। देखो ये भाई साहब भी यही सोच रहे हैं कि हाँ बात तो सही कर रहे हैं यार, है ना। और अगला क्या होता है बेटा, अगला होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि विच वन इज बेस्ट, तो बेस्ट कौन है दोनों में से, बेस्ट मेथड कौन सा है दोनों में से, आप मुझे बताओ फटाक से। तो देखो बेटा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल रहा हमारा, आपको दिख रही होंगी किंग खान है, पठान साहब, ठीक है, और एक हमारा बेचारा फिद्दू या एकदम छोटा सा माइनर सा अमीबा। अमीबा एक प्रोटोजोवन होता है, ध्यान रखें बेटा आप, ये प्रोटोजोआ का मेंबर होता है, ओके क्या होता है ये, प्रोटोजोवंस होता है। और जो हमारे किंग खान होते हैं वो क्या है, एक ह्यूमन है बेटा, क्या है, एक ह्यूमन है, बहुत अच्छे इंसान है ना, ठीक है, बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, बहुत रोमांटिक मूवीज़ बनाते हैं, आपने देखी होगी। तो अब कहानी ये है कि अमीबा के अंदर जो होता है वो होता है बेटा असेक्सुअल। क्या होता है बेटा, असेक्सुअल। और इनको तो पता है ये ह्यूमन के अंदर तो कौन सा होता है, सेक्सुअल होता है। तो शाहरुख खान जो हमारे SRK हैं वो क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बेस्ट कौन सा है, सेक्सुअल और असेक्सुअल में बेस्ट कौन सा है। तो ये जो होते हैं ये ज़्यादा सर्वाइव करेंगे कंपेयर टू अमीबा के, ये ज़्यादा अभी भी कर ही रहे हैं, 25 साल तो हो गए बॉलीवुड में ऑल्सो, है ना, अभी भी बहुत खतरनाक मूवी इन्होंने दे दी। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि यार असेक्सुअल बेस्ट है कि सेक्सुअल बेस्ट है, तो सेक्सुअल बेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं ये उनसे बेहतरीन होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ और वेरिएशंस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर कह सकते हो वो सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं इनकी, ओके अपनी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जबकि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि अमीबा कर रहा है, अमीबा के पास में कोई वेरिएशंस नहीं होते या होते हैं तो बहुत ही लेस नंबर में होते हैं जो कि नेग्लिजिबल होते हैं, और इस तरह के वेरिएशंस इसकी हेल्प नहीं करते हैं इसको एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए, बट हम कर सकते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यू प्रोजेनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना रहा है उसकी प्रोजेनी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेगी, बहुत बढ़िया से सर्वाइव करेगी। तो यही है। तो विनर कौन रहा हमारा, तो विनर देखो यहाँ पर भी शाहरुख खान रहे बेचारे, ठीक है, सॉरी बेचारे क्या यार, है ना, इतने अमीर हैं ये, तो बेचारा नहीं बोलेंगे इनको। तो शाहरुख खान जो है वो क्या है, मतलब उनके अंदर सेक्सुअल मिल रहा है, तो दैट्स वाई वो क्या हो गए बेटा, वो क्या हो गए हमारे विनर हो गए। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं, ऑलराइट ना, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। क्यों करेंगे उसका एक रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि उनके अंदर न्यू वेरिएशंस भी अराइज होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे बेटा, न्यू वेरिएशंस मिलेंगे आपको, यस और नो। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं, न्यू वेरिएशंस अराइज, न्यू वेरिएशंस अराइज, ठीक है। अब क्यों होते हैं न्यू वेरिएशंस, ऐसा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, यस और नो। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर एक ही तरह का सेल डिवीजन होता है, और वो कौन सा होता है बेटा, पढ़ा है ना आपने 11th क्लास के अंदर, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है। जबकि हमारे SRK जो होते हैं इनमें कौन सा मिलता है, सेक्सुअल, तो इनके अंदर दोनों तरह का होता है। तो पहला कौन सा हो गया, पहला तो होता है माइटोसिस, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है इनके अंदर, मियोसिस भी होता है। क्या होता है बेटा इनके अंदर, मियोसिस भी होता है। तो दोनों तरह का सेल डिवीजन मिलेगा आपको शाहरुख खान के अंदर, जबकि अमीबा के अंदर सिर्फ माइटोसिस मिलता है। तो कहानी समझे बेटा, कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ आपको। तो होता क्या है, जो मियोसिस डिवीजन होता है आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। मियोसिस जो डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन में मियोसिस डिवीजन जो है वो दो टाइप में होता है। मियोसिस डिवीजन को अपना दो चीज़ों में बांट सकते हो। कैसे बेटा,
तो देखो मियोसिस डिवीजन क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये 2n सेल है हमारी, क्या बेटा 2n सेल, तो इस 2n सेल से क्या हुआ, 2 सेल्स बनेंगी, तो एक जो सेल्स होगी वो n होगी, एक जो सेल्स होगी वो n होगी, तो ये तो हो गया हमारा मियोसिस फर्स्ट। ऑलराइट, फिर क्या होता है बेटा, इससे 2 सेल्स बनती है और इससे भी क्या बनती है बेटा, 2 सेल्स बनेंगी, तो ये भी हमारी क्या होती है n, ये भी हमारी क्या होती है n, ये भी हमारी क्या होती है n, ये भी हमारी होती है n। इस तरह से मियोसिस के लास्ट में आपको 4 सेल्स देखने को मिलती है, कितनी बेटा, 4 सेल्स। अब होता क्या है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं अपन मियोसिस सेकंड, ओके। और 2n का मतलब पता है आपको, 2n का मतलब क्या होता है, नहीं पता है, ओके। तो 2n का मतलब लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल्स, क्या बेटा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब इसके पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, कितने सेट होते हैं क्रोमोसोम के, 2 सेट होते हैं। जबकि ये जो है ये क्या बेटा, इनको बोलते हैं अपन हैप्लॉइड, क्या बोलेंगे बेटा इसको, हैप्लॉइड। मतलब इसके पास में क्या होता है, ओनली 1 सेट, ओनली 1 सेट होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा आपको, आई होप आपको ये ध्यान रहना चाहिए। आगे बात करता हूं बेटा, आगे क्या होता है कि मियोसिस जो फर्स्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मियोसिस फर्स्ट जो है वही है वेरिएशंस का रीजन, वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे बेटा, वहीं पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, वहीं पर आपको नई वेराइटीज मिलेंगी। चलो कैसे मिलेंगी दिखाता हूं मैं आपको। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, नहीं पढ़ा तो समझ जाना, यहाँ पर मैं वापस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जिन बच्चों का 11th थोड़ा सा भी वीक रहा है उनके लिए जीसी स्क्वायर मेंटोर्स का ये यूट्यूब चैनल तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑलराइट ना, चलो बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमारे 4 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी फेजेस होती हैं, 4 बताता हूँ मैं आपको। एक तो होती है बेटा प्रोफेज फर्स्ट, क्या होती है, प्रोफेज फर्स्ट। एक होती है हमारी मेटाफेज, ठीक है, तो मेटाफेज फर्स्ट कर देता हूँ। एक होती है हमारी एनाफेज फर्स्ट, एक होती है हमारी टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें 5 सब फेजेज आती हैं। एक तो होती है लेप्टोटिन, एक होती है जाइगोटिन, एक होती है पेकाइटिन, एक होती है डिप्लोटिन और एक होती है हमारी डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो होता क्या बेटा, जो पेकाइटिन दिख रही है आपको, इस पेकाइटिन में एक इवेंट होता है कि जो आपके पेरेंट, ये फादर के क्रोमोसोम मान लो भाई, आपके अंदर कहाँ से आएंगे, फादर से, और ये हमारे मदर के क्रोमोसोम्स होंगे। तो क्या होता है बेटा, ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर जीन एक्सचेंज करते हैं बेटा, क्या करते हैं यहाँ पर, जीन एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, जीन एक्सचेंज करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जीन एक्सचेंज की, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे अपन क्रॉसिंग ओवर, या इसको बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशंस, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेशंस, क्या बोलेंगे बेटा इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जीन एक्सचेंज हुई। तो आप देखना कि कुछ मटेरियल इसका इसमें आ गया है और इसका कुछ मटेरियल यहाँ पर चला गया है। तो इससे क्या होते हैं बेटा, अब जीन चेंज हो गई है। जीन क्या होता है, जीन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का ऐसा पार्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई नया कैरेक्टर ला सकता है। ओके, उस पार्ट ऑफ डीएनए को अपन जीन के नाम से जानते हैं। समझाऊंगा अभी मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ओके, कई बच्चों को नहीं पता होता है जीन क्या है, डीएनए क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे। ऑलराइट ना, बट यहाँ पर आप समझे बेटा क्या होता है, यहाँ पर जीन एक्सचेंज होती है और ये जो जीन एक्सचेंज है, क्रॉसिंग ओवर है, इसी की वजह से क्या आते हैं बेटा, इसी की वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो आपसे कोई पूछे वेरिएशंस के लिए कौन सा सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, मियोसिस। क्या होना चाहिए बेटा, आपका आंसर मियोसिस होना चाहिए। क्या बात सही है क्या? अब आगे बात करते हैं थोड़ा जीन के बारे में, जीन क्या होती है। तो मैं आपको, चलिए बच्चों, तो बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा जीन के बारे में कि जीन क्या होती है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं, मैं आपको जीन समझाता हूँ यहाँ पे। देखो बेटा, जीन को समझना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, ओके, क्योंकि ये अब आपको बहुत आगे तक काम आने वाला है। कई बच्चों को नहीं पता होता है जीन क्या है, जीन क्या नहीं है, ठीक है, या जीन का डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होता है, या जीन क्या कहना चाह रही है, ये भी नहीं पता होता है। क्या बोलते हो यार, समझ लें अपन। तो सुनो बेटा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते थे अपन सेल।
ओके। और सेल के अंदर हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होती थी, इसको बोलते थे अपन न्यूक्लियस। ओके बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोला जाता है। अभी जो एक्चुअली न्यूक्लियस होता है ना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे आपको? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं आपको क्रोमोसोम्स। क्या मिलते हैं बेटा? क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, या उसके अंदर होते हैं बेटा डीएनए। और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है बेटा, क्या होता है उसका फंक्शनल, या अपन बोल सकते हैं उसका एक्सप्रेसिव पार्ट बेटा। क्या बेटा? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, तो एक्सप्रेसिव पार्ट उसको ही बोला जाता है बेटा जीन। क्या बोला जाता है उसको? जीन। जो एक्सप्रेस होता है, जो एक्चुअली क्या किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा बेटा? वो एक्सप्रेस होता है या तो प्रोटीन की फॉर्म में, या वो बनाता है बेटा कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर समझाता हूं, थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूं आपको। ओके, बेसिक से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत केयरफुली होके इस वीडियो को देखो। ऑलराइट, तो बेटा चलो लेके चलता हूं मैं आपको एक बहुत ही अजब सी गजब सी दुनिया के अंदर। तो जैसे सपोज दैट बेटा, तो ये क्या होता है हमारा जीन की बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो ये हमारा है बेटा, यहाँ पर सपोज दैट अपन ये डीएनए ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह से डीएनए होता है। डीएनए में 2 चेन्स होती हैं। ओके, एंटी पैरेलल चेन्स होती है 5 to 3 एंड 3 to 5। जेनेटिक्स में और डिटेल से आता है ये, है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पर इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस तरह से जेनेटिक कोड्स कह सकते हो इसको, या नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा बेटा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। ओके, और डीएनए के पास में क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि ये जो पोर्शन होता है बेटा, ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन है, ऐसा पोर्शन है जो आगे चलकर क्या कर सकता है बेटा? वो एमआरएनए बना सकता है। क्या बना सकता है? एमआरएनए। और आगे चलकर ये जो एमआरएनए होता है वो क्या बनाएगा? ये बना देगा प्रोटीन। और जिस तरह का प्रोटीन होगा उस तरह का ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा बेटा? कैरेक्टर होगा। तो देखा आपने कि ये वाला पोर्शन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मतलब इनसे प्रोटीन नहीं बन रहा है। तो जो पार्ट डीएनए का प्रोटीन बनाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? उसी को बोलते हैं अपन जीन। यस और नो? तो जीन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको एक्सप्रेस करेगा, या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ध्यान रखे बेटा, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। क्या बेटा? कैरेक्टर। ठीक है, तो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर। तो जैसा आपके अंदर जीन होगा वैसा आपका कैरेक्टर होगा। यस और नो? यही रीजन होता है बेटा कि आपके फादर से जो आपके अंदर जीन आ रही थी, देखो यहाँ पर, तो वो जीन एज इट इज नहीं आई ना, यहाँ पर उनमें क्या हुआ? सम चेंज हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर उसमें कुछ चेंज हुआ है। यस और नो? और ये चेंज आप में भी दिखेगा, इसलिए आपके कुछ कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से डिसिमिलर होते हैं। आप आपके पेरेंट के जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हो। ये सब कहाँ पे होगा? ये सब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा। कहाँ पे होगा ये सब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। आई होप आपको जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर है, मेरे स्किन कलर, दाढ़ी, बाल, आंखों का कलर, कुछ भी बेटा, ओके, ये सब किस पर डिपेंड करता है? जीन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? जीन पे डिपेंड करता है। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे हमारे पास में पूरे चैप्टर नंबर 6 के अंदर पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट आएगा। ध्यान रखना आप, ये कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 6 में। ओके, वहाँ पर मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा इसके बारे में। 2 स्टेप्स होती हैं यहाँ पर। ये जो डीएनए से ये बनना होता है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन, एमआरएनए से इसका बनने को बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये सब हमारे काम आएगा आगे। सेंट्रल डोग्मा, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? जिसमें हम बताते हैं कि जीन से क्या बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? प्रोटीन होता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जीन समझ में आ गया। चलिए बच्चों, बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। आई होप आपको जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऑलराइट बेटा, तो ये और आप डिटेल में स्टडी करोगे कहाँ पे? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर और डिटेल से आता है। बट
क्योंकि यहाँ पर आपको रटना नहीं पड़े और मैं बार बार कि मैं नहीं बोलूँ कि इसको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जीन क्या है। तो ध्यान रहे आपको, जीन इज़ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। फंक्शनल किस बिहाफ में बोल रहे हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, कोई प्रोटीन बना सके, या वो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आगे बात करते हैं बेटा डेफिनेशन के बारे में, जो कि डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। ओके तो डेफिनेशन क्या कहती है इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल बेटा? बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कहाँ मिलेगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये आपको नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखने को मिलती तो मज़ा ही आ जाता। मज़ा नहीं आता क्या बेटा आपको? क्यों? जैसे सपोज दैट ये फ़ोन है, ओके दिख रहा है आपको, दिस इज़ माई फ़ोन, ऑलराइट बेटा ये फ़ोन है। अगर ये रिप्रोडक्शन कर सकता तो कितना अच्छा होता, नहीं? हम दो बना लेते, ओके। अगर नॉन लिविंग चीज़ें रिप्रोडक्शन करती, सोचो अर्थ भी दो हो जाती है हमारे पास। दो क्या बहुत ज़्यादा हो जाती? नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करती। लेकिन ऐसा नहीं होता है नेचर में। नॉन लिविंग थिंग्स के पास में रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। ओनली जो लिविंग थिंग्स हैं वही रिप्रोडक्शन कर सकती है। ऑलराइट बेटा, क्या बात सही है क्या? लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होते हैं? नहीं बेटा। तो जो स्टेराइल होते हैं ना, ओके क्या बेटा, जो स्टेराइल होते हैं बेटा, क्या होते हैं? स्टेराइल। जैसे कि म्यूल्स की बात करते हैं, ऑलराइट ना, म्यूल्स एक कैटेगरी होती है ना, एनिमल्स की कैटेगरी है। म्यूल्स हो गए, या हनी बी के अंदर अपन बात करें तो हनी बी जो होती है उसमें मिलने वाले मेंबर्स वो भी क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। जैसे ड्रोन की बात करें, वर्कर्स की बात करें, सोल्जर्स की बात करें, तो वो क्या नहीं करती हैं? वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ऑलराइट ना, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन मिलना ही मिलना है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि नया ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऑलराइट बेटा, तो ध्यान रखें, ये एक स्टेटमेंट है, नीट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर्स। ओके, इसलिए बोला जाता है कि इट इज नॉट अ प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर। प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर, तो प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है ये। क्यों नहीं होता है? यहाँ पर डबल एफ कर लेना आप। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई जिसके अंदर भी रिप्रोडक्शन मिलेगा वो सारे लिविंग है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना आप कि जिसके अंदर भी रिप्रोडक्शन बनेगा। तो कई होते हैं स्टेराइल मेल होता है, कई एक आदमी सपोज दैट उस आदमी के स्पर्म काम नहीं कर रहे हैं। अब उसके स्पर्म काम नहीं कर रहे हैं तो क्या ऑन द बेस, अब रिप्रोडक्शन तो उसके अंदर होगा नहीं, नया बच्चा तो बनाएगा नहीं वो बेटा, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गया क्या? नहीं बेटा। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट्स का बहुत फर्क पड़ता है नीट के एग्जाम के अंदर कि कौन सा स्टेटमेंट किस तरह से बोली जा रही है। तो ध्यान रखें इस बात का कि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन यू कैन नॉट प्रॉपर डिफाइन कि दिस वन इज लिविंग एंड दिस वन इज नॉन लिविंग। ऑलराइट, तो एक्सेप्शंस केसेस बनते हैं कहाँ पर? रिप्रोडक्शन के अंदर, कि कई ऐसे होते हैं जो लिविंग तो है लेकिन स्पर्म उसका ठीक नहीं है, या किसी फीमेल की ओवरी ठीक नहीं है, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कहानी। ओके, आगे बढ़ते। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ध्यान आगे आपको बेटा, आगे चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन प्रोजेनी भी बोल सकते हो या ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं अपन कि फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन क्या हो गया कि पहले से कोई ऑर्गेनिज्म है तो पहले से जो ऑर्गेनिज्म है उससे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज दैट पहले से कोई एक्स ऑर्गेनिज्म है, इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसको एक्स डेस बोलेंगे। एक्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सेम स्पीसीज को बेटा, क्या होता है? सेम स्पीसीज। और एक्स डेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म है, नया बना हुआ है। तो ध्यान रखें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा एक जो पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसी से बनता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ऑलराइट बेटा, और ये जो होता है ओके यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा कि जो पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उससे तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ओके, और एक और कहानी, ठीक है, बस ऑलराइट, यहाँ पर हो गया और कोई कहानी नहीं है ना। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है, तो क्या आपको रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझ में आ रहा है क्या?
किसी तरह का डेफिनेशन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो आप। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आप इसको एक और चीज ऐसा भी समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो बेटा यहां पर, तो री मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है बेटा रिपीट, क्या होता है, रिपीट। और प्रोडक्शन मतलब तो क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ध्यान रखें बेटा आप, यहाँ पर होता क्या है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है या एक ऑर्गेनिज्म के पास में एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वो अपनी प्रोजेनी को रिपीट करता रहता है, ऑलराइट ना, उसके जैसे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता रहता है। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, इसको बोलेंगे अपन ओके रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, एक टर्म आती है लाइफ स्पेन। क्या बेटा, लाइफ स्पेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन की डेफिनेशन को समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक नया प्लांट बन रहा है, एक नया प्लांट लाइफ ओरिजिनेट हो रही है उसकी, एक नया प्लांट फॉर्म हो रहा है, ओके। ये किसका डायग्राम है, छोटे प्लांट का। छोटे प्लांट को आप क्या बोल सकते हो, प्लांटलेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको, प्लांटलेट। तो बेटा होता क्या है, सुने इसको, लाइफ स्पेन क्या होता है। तो लाइफ स्पेन द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू देयर नेचुरल डेथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ, मतलब कि नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा, उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कितने साल जी रहा है। अब ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन किसी एक स्पीसीज के लिए सेम होता है, ऑलराइट ना बेटा, ओके। जैसे ह्यूमंस के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना साल वो जीते हैं, अप्रोक्सीमेटली माना जाता है, एवरेज निकल के आता है कि 60 to 70। तो 60 to 70 क्या हो गया, ह्यूमन का लाइफ स्पेन मान लेते हैं अपन, क्या मानते हैं बेटा, ह्यूमन लाइफ स्पेन। ह्यूमन लाइफ स्पेन तो कितना बेटा, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 ईयर्स, ये मानते हैं अपन, ओके बेटा। अब यहां पर एक टर्म आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल डेथ। सर किसी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ कैसे होगी, क्या अपने आप मर जाएगा या कोई चक्कू लगा के मारेगा। तो ध्यान रखें बेटा, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि किसी बीमारी से हो सकती है, किसी एक्सीडेंट से हो सकती है, पॉइजन से हो सकती है, सुसाइड से हो सकती है, उसकी बात यहां पर नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बेटा उसके नेचुरल डेथ के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल डेथ, उसको समझे भाई। देखो कोई ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो कोई ऑर्गेनिज्म जिसका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, क्या हुआ है, इसका बर्थ हुआ है। बर्थ होगा तो वो ग्रो भी करेगा और फिर वो मैच्योर भी होगा, फिर मैच्योर होगा तो वो बूढ़ा भी होगा, यानी उसमें एजिंग भी आएगी, एजिंग भी आएगी तो फिर बेटा मैच्योर मतलब एडल्ट हो गया, ठीक है, और बाद में वो डेथ होता है। यानी कि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मरे बेटा, क्या बेटा, कि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मरे, यस और नो। लाइफ साइकिल क्या हो गया बेटा उसका, कि बर्थ हुआ सर, ठीक है, फिर वो ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर उसमें एजिंग आएगी और फिर उसकी डेथ होगी। अगर कोई इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और फिर बाद में जाके उसकी डेथ होती है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज ए नेचुरल डेथ। क्या कंसिडर करेंगे, एज ए नेचुरल डेथ कंसिडर करेंगे। तो मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी डेफिनेशन है बेटा, उसको समझेंगे आप लोग। तो देखो बेटा, द टाइम पीरियड या पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ of an organism represent its life span, ऑलराइट ना। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, स्पिन हो गया है, स्पेलिंग चेक कर लेना, ओके। ये स्पिन कर दिया भाई तो स्पान आएगा, ठीक है, यहाँ पर ए कर दो। स्पान इज स्पेसिफिक ट्रेट फॉर ईच ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेट है एक ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे से बैक्टीरिया हो, चाहे से प्लांट्स हो, चाहे से एनिमल्स हो, उन सब का एक स्पेसिफिक ट्रेट क्या होता है कि सबके पास आपको लाइफ स्पेन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपको सबके पास ये टेक्निक मिलेगी कि ये टर्म मिलेगा या कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा जिसके बाद वो मरेगा ही मरेगा, ऑलराइट ना। तो इट इज ए स्पेसिफिक ट्रेट फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ओके। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा लाइफ स्पेन होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज, कहते हैं ना कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, तो यही सेम सीन है यहाँ पे। तो सबका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इस अर्थ पे,
तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ समय के लिए हम इस अर्थ पे हैं, कुछ टाइम पीरियड के मेहमान हम इस अर्थ पे हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में, ओके। बिंदास रहना है, एग्जाम्स को लेके, पढ़ाई को लेके चिल करो, अच्छे रहो, मस्त रहो, ठीक है। देख लो आप यहाँ पर बायोलॉजी खुद कह रही है कि स्पेसिफिक ट्रेट्स है कि भाई बर्थ और डेथ ये तो लगा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। लाइफ स्पेन क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन इज अ टाइम पीरियड फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जिसके अंदर वो बर्थ उसका होगा, फिर वो ग्रो होगा, मैच्योर होगा, एज होगा, एजिंग आएगी, बुढ़ापा आएगा, ओल्ड एज होगी, या फिर उसके बाद में वो मर जाएगा। तो यही जिंदगी है, यही कहानी है, ठीक है। 4 दिन का बुढ़ापा, 2 दिन की जवानी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा। नीट क्वेश्चन आता है हमारा एक, कि बहुत बार पूछा जाता है नीट के अंदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और पीएमटी के अंदर भी काफ़ी बार पूछा गया था इसको, जब पीएमटी हुआ करती थी। आजकल तो खैर नीट हो गई है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखें बेटा, क्या क्वेश्चन है कि लाइफ स्पैन आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विथ साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे, ये पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे कि एक स्टेटमेंट देते थे कि अगर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज दैट किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है, ओके, जैसा उसका साइज जितना ज़्यादा होगा उसका लाइफ स्पैन उतना ज़्यादा होगा, ऐसा साइंटिस्ट बोलते थे बेटा। क्या? या अगर बात करें जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ओके, यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स मोर लाइफ स्पेन, यानी वो उतने ज़्यादा साल जिएगा। तो क्या साइज का या कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन के साथ में कोई रिलेशन है क्या? तो बेटा कोई रिलेशन नहीं होता है, ये सब झूठ की बातें हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सही स्टेटमेंट ये लिखी हुई है यहाँ पे कि लाइफ स्पेन आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड। अरे भाई जरूरी नहीं है, अरे भाई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा या जिसका साइज बड़ा है वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जिएगा। नो, इट्स नॉट, या लाइफ स्पेन इज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी विच प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। ये इस चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता है। ऑलराइट बेटा, इसको 2 एग्जाम्पल से अपन प्रूफ करेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, ओके। क्लियर बात है। तो आपके एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारा मिट्टू जिसको आप तोता या आप पैरट बोलते हो बेटा, तो ये हमारे क्या है बेटा, पैरट है बेटा। क्या ये हमारा पैरट, और ये तो आपको पता है ये बेटा क्रो है। क्या बेटा, ये क्रो है। तो देखो अप्रोक्सीमेटली आपको दोनों का जो साइज है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली लगभग सिमिलर ही मिलेगा। ऑलराइट ना, यहाँ देख लो आप, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों का साइज क्या लगभग सिमिलर है। हाँ, वो एक अलग बात है अगर आप इंच टेप लेके बैठोगे, नहीं सर देखो 1 इंच का 4 सेंटीमीटर का फर्क है, वो एक अलग बात है, ओके, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली, तो लेकिन लाइफ स्पेन चेक करते हैं, इसका साइज समझ में आ गया, ऑलराइट। और लगभग इनके अंदर सेम प्रोसेस होती है, सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वही एक्सक्रीशन वही रेस्पिरेशन सब होता है, रिप्रोडक्शन भी सेम होता है। लेकिन ये तो जीता है बेटा 140 साल। देख लो भाई तोता कितना साल, तोते की जिंदगी हमसे बहुत बढ़िया है। पैरट जो होता है वो 140 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन होता है। बट अगर हम बात करें बेटा क्रो के बारे में, तो क्रो कितना बेटा, ओनली 15 ईयर्स, तो 15 साल की जिंदगानी कौवे की है, क्रो की है। लेकिन देखो यहाँ पर 140 साल, दैट मीन 140 ईयर्स। भाई साहब, मतलब अगर हमको इतना मिल जाए तो मजे नहीं आ जाए लाइफ में, नहीं? ओके, बट खैर अब क्या कर सकते हैं, तोते तो बन नहीं सकते अपन, ठीक है। हाँ, लेकिन कई बच्चे बन जाते हैं तोते, हैं ना, रटते हैं सारी चीज़ों को, बायोलॉजी को। देखो बायोलॉजी ना रटने का सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये आपको पता लग ही रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखें। तो ये स्टेटमेंट भी प्रूफ करता है कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द लाइफ स्पेन एंड ऑर्गेनिज्म साइज एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी। एक और एग्जाम्पल है बेटा, एनिमल का हो गया, प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। तो ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये दिख रहा है आपको मैंगो, तो जाहिर सी बात है किसका ट्री होगा ये, दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस इज अ मैंगो ट्री। और ये क्या होता है बेटा, पीपल का ट्री होता है। क्या होता है, पीपल का ट्री होता है। तो आप देखें यहाँ पर दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली आप सेम मान लो बेटा, देखो दोनों का साइज जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, देखो यहाँ पर, ओके। बट दोनों का लाइफ स्पेन देखो, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है बेटा, इसका लाइफ स्पेन है 200 साल, 200 ईयर्स, जबकि यहाँ पर बात करो 2500 बेटा, कितना बेटा, 2500 साल, यानी 2500,
2500 ईयर्स ये इसका लाइफ स्पेन होता है। तो कैसे कह सकते हो यार आप, जब आपने दो एग्जांपल्स देख लिए उसके बाद कैसे कह दें हम कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बड़ा होता है उसका लाइफ स्पेन क्या होता है बेटा, सही होता है। तो ये हमारे तर्क हैं, ये हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर बात बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नीट के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, पीएमटी के अंदर PYQs आ चुके हैं, ध्यान रखना कई बच्चे गलती कर देते हैं। ओके, बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा, और रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ दे रखा है तो समझ लो एक बार रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे अभी ये, क्योंकि अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वंस, तो उसको एक क्या देता है बेटा, नए बच्चे को या नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। और अपन क्या टर्म यूज़ करते हैं, न्यू बेबी जो होता है उसके लिए ऑफस्प्रिंग यूज़ करते हैं बेटा, या तो आप ऑफस्प्रिंग यूज़ कर सकते हो, ये एक और टर्म होती है जिसको अपन प्रोजेनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेनी भी बोला जाता है। ठीक है क्या, आई होप आपको समझ में आ रही होगी कहानी। आगे क्या होता है बेटा कि सिमिलर टू इटसेल्फ, जो क्या होती है उसकी जैसी होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है, देखो यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है कि ये एक्स था तो सेम स्पीसीज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो सेम स्पीसीज होगी। क्या होगी बेटा, सेम स्पीसीज होगी। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर ये ह्यूमन है बेटा तो ये भी क्या होगा यार, ह्यूमन ही होगा। यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे हमारे पास में आता है कि वाई डिफरेंस। ओके, अच्छा थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आपको कि ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी। तो जैसे आप लोग अभी बच्चे होंगे सपोज दैट, तो आपके मम्मी पापा ने आपको प्रोड्यूस कर दिया है। अब आपकी जो एज होगी, जाहिर सी बात है आप 12th क्लास पढ़ रहे हो, नीट पढ़ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आपकी जो एज होगी वो 16 से 17, 18, 19 मैक्सिमम हो सकती है ना भाई। तो 19 आपकी मैक्सिमम एज मान के चलते हैं अपन यार। ओके, तो 19 साल आपकी मैक्सिमम एज है, 16-17 के आप हो सकते हैं। तो आप अभी ग्रोइंग वाली एज में, आप अभी थोड़ा सा फिर उसके बाद में या बात करें तो आप उस एज में आ गए जहाँ पर आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल राइट ना, फिर आप थोड़े एडल्ट होंगे, शादी वादी होगी, फिर आप बच्चे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब आपकी शादी हो जाती है, तब आप भी कैपेबल होते हो न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? मतलब आप भी क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रोजेनी को बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आपका बुढ़ापा होगा, एजिंग आ जाएगी, फिर बाद में डेथ तो आपका इंतजार कर ही रही है, मेरा भी कर रही है, सबका कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बेटा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बनी रहती है। अगर इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्टेंस कर रही है ना बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, वरना सोचो एक केस समझाता हूं मैं आपको कि मान के चलो बेटा अर्थ पे ना 100 ह्यूमन बचे हुए सिर्फ, ठीक है, मान के चलो ऐसा, और उन्होंने बंद कर दिया कि हम क्या करेंगे, आज के बाद रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम सब संन्यास ले लेते हैं, मान लो। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो होता क्या आपको पता, 70 साल। तो इनमें से क्या होगा, 100 साल मान के चलो मैक्स टू मैक्स, 100 साल के बाद सब मर जाएंगे, और उन्होंने रिप्रोडक्शन किया नहीं था तो नई प्रोजेनी होगी नहीं, तो पूरी धरती से क्या हो गया बेटा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स। ऐसा किसी भी स्पीसीज के साथ में हो सकता है, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। ऑलराइट बेटा, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। डू हैव एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन पूछते रहा करो नालायक को, क्वेश्चंस नहीं पूछते टीचर्स से। ओके, क्वेश्चन पूछते रहना आपको, है ना भैया। देखो तो क्या करें, मुझे पूछने पड़ेंगे भाई, अब हमारे तो स्टूडेंट हो आप, तो मुझे खुद से आपको बताने पड़ेंगे क्वेश्चंस के। देखो बेटा क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है, तो देखो जीसी स्क्वायर मेंटोस की यही खासियत है। आपको अगर क्वेश्चन नहीं पूछना आता तो हम सिखाएंगे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, बिकॉज साइंस स्टूडेंट की क्वालिटी होती है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। क्या होता है, क्यूरियस। तो साइंस स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्यूरियस होते हैं, वो फ्यूरियस नहीं होते हैं। फ्यूरियस मतलब होता है एक तरीके से फ्यूज उड़ा होता है उसका। तो क्यूरियस बनिए, क्वेश्चंस पूछें आप, आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए क्वेश्चंस पूछने की। ऑलराइट बेटा, तो क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है कि वाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट मेथड। क्यों किसी ऑर्गेनिज्म के पास में सेक्सुअल मेथड होता है, क्यों किसी के पास में असेक्सुअल मेथड होता है? तो बहुत ही फुद्दू सा का आंसर इसका है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट किसी बच्चे से पूछ ले अपन तो बता नहीं पाता है। ओके बेटा, तो इस वीडियो में आपको, या अभी हम बात कर लेते हैं फटाक से कि क्या चीज़ है, क्या कहानी है। तो एक इस लड़की ने पूछा था जिसका नाम मान के चलो, इसका नाम है बेचारी का रूबी नाम है इसका। क्या नाम है बेटा, रूबी। तो रूबी का क्वेश्चन था, अपन ने रूबी से क्वेश्चन पूछा था, रूबी तो आंसर दे नहीं पाए। चलिए तो अपन पूछेंगे इसका क्या नाम आने, बहुत सुंदर दिख रही है बेटा ये तो, ठीक है। तो इनका नाम क्या रखें बेटा, क्या रखें, बसंती रख दें क्या? क्या कहते हो, नहीं यार बसंती सूट नहीं करता है, तो इनका नाम रखते हैं अपन सनाया।
ओके, सनाया बहुत अच्छा नाम है, स्नाया। ओके, मूवी देखी थी मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वहीं से चुराया बेटा, ठीक है। चलो, तो कहानी सुनेंगे आगे आप। कहानी क्या है बेटा कि देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ओके, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आपको लार्ज डाइवर्सिटी मिलेगी और हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपना अपना मेथड डेवलप कर रखा है बेटा। जैसे एक स्पीसीज ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके पास मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल मेथड है। और भी जो होते हैं उसके किसी के पास में वेजिटेटिव मेथड होता है, किसी के पास में असेक्सुअल मेथड होता है। तो होता क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, अपनी जो अर्थ पे आपको ग्रेट बायोडाइवर्सिटी मिलेंगी। अगर अपन बात करें अर्थ पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट तरह के। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को अपन बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान रखना, एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी। खैर आपके चैप्टर ये बेटा पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ध्यान रखें आप, क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न मैं आपको देता हूं बेटा। रीज़न क्या होता है इसका, सुने। तो ये क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है बेटा उसके हैबिटेट पे। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल मिलेगा, असेक्सुअल मिलेगा, वेजिटेटिव मिलेगा, ये डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे, उसके अंदर मिलने वाली इंटरनल फिजियोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजी? भाई उसके अंदर सपोज दैट किसी के अंदर गैमेट बनाने, तो गैमेट बनाने के लिए गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन तो चाहिए ना, ये सेल तो चाहिए। अब किसी के पास में वो फीचर ही नहीं है, सेल ही नहीं है, तो वो गैमेट कैसे बना देगा? तो फिर उनके पास बचा क्या? असेक्सुअल मेथड होगा। ओके, इसको एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको, एनालॉजी से समझाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अपने पास में दो फोन्स आपको दिख रहे होंगे। ये है नोकिया 1100 बेटा, खूब खेला होगा बचपन में। मैं खूब खेलता था, जब मेरे मामा जी आया करते थे उनके पास 1100 नोकिया 1100 था, तो मैं सारे दिन उनका फ़ोन लेके बैठता था, सांप सीढ़ी का गेम खेलता था। सांप को बहुत बड़ा किया मैंने ना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। खैर आज हो सकता है आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, मैं तो बहुत खेलता था। और इसका तो पता ही है आपको, बच्चे की ज़बान पे होता है आजकल तो, है ना। स्टेटस सिंबल बन चुका है आईफोन, जिसके पास में है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कूल माना जाता है उसको, या उसका एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि यार आईफोन रखता है, स्टैंडर्ड है बंदे का, ऑलराइट, इससे थोड़ा दोस्ती वोस्ती करके रखो। तो ऐसा होता है, आज के ज़माने में चल रहा है। खैर अपन उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बेटा, आपसे मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा फ़ोन है जिससे आप सेल्फी ले सकते हो दोनों के अंदर? तो सेल्फी किससे आ सकती है? सेल्फी आ सकती है आईफोन से, इससे नहीं आ सकती बेटा, ठीक है। अच्छा, नेट किस में चलेगा? बहुत बढ़िया। तो नेट बेटा किस में चलेगा? इसमें चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। यानी कि क्या हुआ बेटा, ये सब कुछ डिपेंड करता है इनके अंदर मिलने वाले इंटरनल फिजियोलॉजी पे। दैट मीन उसके इंटरनल फीचर्स क्या क्या हैं। अगर आपके पास में ऐसा फीचर ही नहीं है तो वो काम आप नहीं कर सकते। जैसे अमीबा की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, अपन ने पढ़ा डिटेल के अंदर, जैसे अपन शाहरुख खान और ये रहा। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा इसके अंदर असेक्सुअल क्यों मिलता है, इसके अंदर सेक्सुअल क्यों मिलता है? क्योंकि भाई हमारे किंग खान जो है उनके पास में क्या होता है, उनके पास में वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और जिससे वो स्पर्म बना सकते हैं। लेकिन अमीबा जो होता है, अमीबा के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसका बच क्या जाता है? तो इसका इंटरनल फिजियोलॉजी, इसके पास कुछ नहीं बचता है अमीबा के पास में। तो इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। क्या बोलते हो, समझ में आ रही है क्या कहानी? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, और क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। तो सेक्सुअल में और असेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है? तो पहले सेक्सुअल पढ़ाऊंगा, ओके, फिर असेक्सुअल की बात करेंगे, ऑलराइट, और फिर एक क्वेश्चंस करेंगे और एक और क्वेश्चन है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। तो चलो बेटा बात करते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या डिफरेंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो पहली बात तो होती है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है। ओके, देखो सेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जेंडर। क्या बेटा? जेंडर। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर सेक्स स्पेसिफाई होता है। यहाँ पर अगर आपको ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है तो यू रिक्वायर टू डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बेटा। क्या चाहिए आपको? टू डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए, जिसमें से बेटा क्या होना चाहिए? एक जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए मेल, और एक होना चाहिए बेटा फीमेल। क्या बोलते हो, यस और नो? हाँ, अब ये हो सकता है बेटा दोनों अलग अलग हो सकते हैं और एक बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सपोज दैट ये बॉडी है, उसी के अंदर एम भी है, मतलब मेल भी है, उसी के अंदर फीमेल भी है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अपन बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं उसको बेटा?
बाइसेक्सुअल। हो सकता है एक सिर्फ मेल हो और हो सकता है एक सिर्फ फीमेल हो। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं उसको, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स होते हैं, और बाइसेक्सुअल का एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे बेटा अर्थवॉर्म। क्या बेटा, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा कि अब क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इनके अंदर क्या बनते हैं बेटा, गैमेट्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा उसको, गैमेटोजेनेसिस। तो मेल होगा तो क्या बनाएगा, वो मेल गैमेट बनाएगा जिसको अपन स्पर्म बोल सकते हो। फीमेल जो होगी बेटा वो क्या बनाएगी, फीमेल जो होती है वो ओवम बनाती है। क्या बनाती है, ओवम। ऑलराइट, अब गैमेट बने तो गैमेट का ट्रांसफर भी होगा। तो सेकंड स्टेप क्या आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट ट्रांसफर भी होंगे, गैमेट ट्रांसफर भी होते हैं। उसके बाद बेटा अब गैमेट ट्रांसफर हो गए तो गैमेट फ्यूजन भी होगा, अपन बोल सकते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेटा जाइगोट भी फॉर्म होगा ऐसे ही। अब जाइगोट बन गया बेटा तो जाहिर सी बात है एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा, और एम्ब्रियो बनेगा तो फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बेटा, यस और नो। तो ये आपको अगर किसी के अंदर मिल रहा है तो समझ जाना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे कहानी सुनना बेटा, आगे की कहानी क्या होती है कि और बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस है एक तो, प्लस एक क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्यों लॉन्ग है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसमें मिलने वाले डिवीजन पे। तो इसमें क्या होता है, जो डिवीजन होता है बेटा वो डिवीजन दो टाइप का होता है। इसके अंदर माइटोसिस भी आपको मिलता है, ओके, और यहाँ पर आपको मियोसिस भी मिलेगा बेटा। क्या मिलता है, मियोसिस भी मिलता है। ओके, अब मियोसिस होता है तो आपको पता है यहाँ पर वेरिएशंस भी होंगे से, तो वेरिएशंस भी यहाँ पर मिलते हैं। इसलिए आप यहाँ पर क्लोन नहीं देखते बेटा। क्या नहीं देखते, यहाँ पर क्लोन आपको नहीं दिखाई देते हैं। ऑलराइट, हाँ, मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं ना, जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, वो आपस में थोड़ा सिमिलर हो सकते हैं, बट यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं बेटा। तो ध्यान रखें, इसको बोलते हैं अपन क्लोन, ठीक है ना। तो क्लोन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्लोन मतलब क्या होता है, जो प्रोजेनी अपने पेरेंट्स की जैसी है, बिल्कुल कॉपी एकदम, बिल्कुल, है ना। ऑलराइट बेटा, जैसा पापा वैसा का वैसा, शकल वकल सब मिल रही है उनकी, कलर कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, कलर कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। उसको बोलते हैं अपन बेटा क्या, क्या बोलेंगे उसको अपन, उसको बोला जाता है सेक्सुअल। तो अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आया समझ में आपको दोनों। अब क्या हो गया, असेक्सुअल के अंदर क्या होगा, ध्यान रखो बेटा, ना तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है बेटा। क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर किसी तरह का क्या होगा बेटा, मेल और फीमेल की बात नहीं होगी। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर नहीं होगा, तो जीएम गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा। जीटी मतलब गैमेट ट्रांसफर भी यहाँ पर नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। ओके, जाइगोट भी यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर अपन बात करें जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा बेटा, आपको ओनली माइटोसिस मिलेगा। माइटोसिस मिलता है तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर क्लोन बनते हैं। ओके, और आप कह सकते हो क्लोन सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे। एक और चीज़ बेटा, यहाँ पर वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, और यहाँ पर एम्ब्रियो तो बनेगा भी नहीं। ओके बेटा, तो इसलिए क्या होता है, ये होता है हमारा एसेक्सुअल। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता, ओनली एक प्लांट बॉडी काम करती है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी काम करती है ना, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का, आप ध्यान रखें बेटा, यहाँ पर सिर्फ पेरेंट बॉडी काम आता है, वहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल में तो जेंडर स्पेसिफाई होता है बेटा। क्या होता है, जेंडर स्पेसिफाई होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन है नीट का, वो आप क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएट विद द लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन से कौन सा टर्म आपका रिलेटेड है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सर्टेनली एसोसिएट विद मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑलवेज कोरिलेटेड विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, मुझे बताओ। देखो, सवाल है आपका स्टेथोस्कोप का, ये मिल जाएगा आपको जिस तरह से आप क्वेश्चंस करते जाएंगे। जितना अच्छे से वीडियो पढ़ेंगे, जितना अच्छे से वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप इसके करीब उतना जाता जाएंगे बेटा। ओके, चाहते हो अपने गले में
ओके, आपके गले में आपके कोट के इस तरफ यहाँ पर लटका हो, बहुत अच्छे से सुंदर दिखें आप। ऑलराइट ना, 4 चांद लग जाते हैं आपकी तस्वीर में और आपकी तकदीर में। यही है कि हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि वो जितने मतलब उसमें लाइफ स्पेन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि वो बर्थ है तो एक टाइम पीरियड होगा जिसमें वो डेथ भी होगी उसकी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो टर्म है या जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट हो सकता है। क्या बोलते हो यार? ऑलराइट ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? ये आंसर हो गया, बाकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलराइट बेटा, बाकी अपन बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। ऑलराइट बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। ऑलराइट, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इसका आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो अपन यहीं थोड़ा सा समाप्त करते हैं। ऑलराइट बेटा, वीडियो कैसा लगा आपको? सेकेंड वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, इसका सेकेंड लेक्चर्स, ठीक है? तब तक आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या कर सकते हो बेटा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इसमें जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी आप प्रेस कर सकते हो। और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। क्वेश्चन ज़रूर मैंने आपको दिया है यहाँ पे, तो उस क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर भेजेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। क्लियर बात? ओके, और शेयर करें अगर आपके दोस्तों तक कर सकें, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर सकें तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और बस अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ बेटा, आज के लिए काफ़ी है इतना। ऑलराइट ना, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है आज, तो होप सो आप अच्छे रहें, रिवाइज़ करना और नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है? और पीडीएफ का जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? जो भी अपन ने पढ़ा है। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। बाय।